वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा यहाँ पर करंट अफेयर को डिस्कस करने के दो इंपॉर्टेंट टारगेट है। एक तो हम न्यूज़पेपर्स को सोर्स बना रहे हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स हमारा जो मेन फोकस है। साथ में हमारा जो टारगेट है वो है PYQs पर। इससे जो है वो हमें ये क्लियर होगा कि एग्जाम में किस तरह से जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं। और हम जो है वो करंट अफेयर के साथ उनसे जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी तरह से जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो आता है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बना है 1961 में और इसको बनाया है CSIR ने। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो तेलंगाना में है, हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसका काम क्या है? इसका मेन काम है रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। और साथ में ये कहा गया है अभी रिसेंट में अगर हम बात करें, जिसकी वजह से न्यूज़ में है, कि इन्होंने कहा है कि जो अंटार्कटिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों आपस में कनेक्टेड है। ऐसा जो है वो अभी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है। इंपॉर्टेंट में हमें और फैक्ट याद रखना है CSIR के बारे में। 1942 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। और ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1942। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल। जो ये टर्टल है ये फ्रेश वाटर सॉरी, ये जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, सबसे पहले तो याद रखना। और ये साउथ एशिया में जो मिलता है, ऑमनीवोरस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे स्क्वेरल के बारे में, इंडियन स्क्वेरल के बारे में पूछ रखा है, तो इसलिए जो है वो ये स्पीशीज़ का ना याद रखना कि ऑमनीवोरस होते हैं। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। साइट्स में अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड किया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है वो शेड्यूल 1 में जो है वो ऐड किया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मैन मेड रिजर्वायर भी है, और कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना में, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना कि जो मंजीरा है ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की, और यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो ड्राई सवाना टाइप मिलती है। यानी कि जो मंजीरा रिवर वाला जो रीजन है यहाँ पर स्पेशली इन तेलंगाना, यहाँ पर जो है आपको ड्राई सवाना कंडीशंस मिलेगी। अब दूसरा फैक्ट यहाँ से आता है गोदावरी का। तो गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर इज़ इन महाराष्ट्र, और त्र्यंबकेश्वर जो है वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग भी है। और रिवर जो है वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में जो है वो ये डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी को जो है वो साउथ गंगा भी जो है वो कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है जो न्यूज़ में है वो है भागमती रिवर। और मॉनसून सीज़न है तो रिवर्स न्यूज़ में रहती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वाटर लेवल है वो इन रिवर्स में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो बिहार में बनी हुई है ड्यू टू दिस रिवर। इसमें जो है पानी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे याद रखना कि जो रिवर है राइज कहाँ से हुए? साउथ सेंट्रल नेपाल से, उसके बाद बिहार में एंटर करती है। और होली रिवर जो है वो इसको कहा गया है, हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों में जो है वो एक पवित्र नदी के रूप में जो है वो इस रिवर को माना जाता है। और ये रिवर जो है वो गंडक रिवर को जो है ज्वाइन करती है। और अगर आप हम देखेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम है, उससे इस बार भी क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बना है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोबारा से गंगा रिवर सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भागमती रिवर में और भी आता है कि जो आपका पशुपतिनाथ टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इस नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है SDG इंडेक्स। SDG इंडिया इंडेक्स ये रिलीज़ किया नीति आयोग ने, जिसमें 113 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया। टॉप किसने किया है? केरला और उत्तराखंड ने 79 पॉइंट्स के साथ। देन उसके बाद सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हमें जो याद रखना है वो है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में बना था, जिसकी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि एक तरह से हम क्या करें, बॉटम से अप्रोच बॉटम अप अप्रोच लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। कंपोजिशन अगर हम बात करें, कंपोजिशन से पहले एक फैक्ट और याद रखना कि नीति आयोग जो है वो कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। कॉपरेटिव कैसा? जिसमें हम कह रहे हैं सेंटर स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट CMs आ रहे हैं, ठीक है, जो उसकी कंपोजिशन में क्लियर होता है। दूसरा कॉम्पिटिटिव में हम ये कह सकते हैं SDG इंडिया इंडेक्स, ये रिपोर्ट्स इंडाइसिस वगैरह को रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हमें ये अच्छे से जो है वो आपका जो है वो यहाँ से कॉपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों क्लियर होता है। इसके बाद जो हमें और फैक्ट याद रखना है रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग, तो सबसे पहले याद रखना प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, और CM जो है वो इसके सारे के सारे मेंबर्स होते हैं जितनी भी स्टेट्स है उसकी, और यूनियन टेरेटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर है। जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है उनके जो है वो यहाँ पर जो है LT जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन फॉर्म में। और स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर इन्वाइट करते हैं नीति आयोग में। स्पेशल इन्वाइटीज़ में लाइक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो नीति आयोग से जो नीति आयोग में PM इनवाइट करते हैं इनको, पहला पॉइंट। और दूसरा इनके विंग भी ऐसे होते हैं कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, इसमें एक्सपर्ट विंग भी है इसी तरह से।
सीईओ जो है वो उसको अपॉइंट करते हैं पीएम, और रैंक जो है वो उसका सेक्रेटरी लेवल का होता है। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो नीति आयोग के सीईओ कौन है। देन उसका मेजर इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें नीति आयोग के, तो इसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स सबसे पहले, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अभी ब्लॉक में पहुंच गए हैं इसको लेकर, हेल्थ इंडेक्स रिलीज करते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये सारे इंडाइसीज जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह हो गए। इनसे हमें ये मिशन से हमें ये क्लियर होता है कि नीति आयोग कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ से हमें दो टाइप्स भी क्लियर होते हैं फेडरलिज्म के, और फेडरलिज्म का मतलब हो गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है केपी शर्मा ओली, जो है वो रिसेंटली जो है वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तीसरी बार, याद रखना, और एक कोalition गवर्नमेंट को यहाँ पर जो चला रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान, सेकंड रीजनल इवेंट जो है वो प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है वो सेकंड समिट हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें टॉपिक की, तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये गोवा में हुआ है, और कब गोवा में होगा, ये नवंबर 2024 में। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन लोन टू हेल्प इंडिया डेवलप इट्स लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। यानी कि यहाँ पर जो मेन फोकस हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी के ऊपर, साथ में फोकस किया जा रहा है रीन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है कि हमें 2070 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उसके लिए जो है वो ये जो लोन है वो हेल्प करेगा, याद रखना। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो 1944 में बना था। और अगर हम इसी तरह से जो भी हमें फैक्ट न्यूज़ में मिलता है, अगर हम न्यूज़पेपर में भी उसको इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें ईयर, तो इससे क्या है कि मल्टीपल टाइम हम जो है वो स्टैटिक फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं, फिर वो हमेशा जो है वो हमें याद रहेंगे। देन उसका नेक्स्ट आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024। इसको जो है वो भारत ने जीत लिया है बाय डिफीटिंग पाकिस्तान को डिफीट करके जो है वो ये जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो है वो भारत ने जीत 2024 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये बात करेगा तो 15 जुलाई को होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यूरो 2024 चैंपियनशिप। इसको स्पेन ने जीत लिया है, और इसमें विक्ट्री अगर हम बात करें 2-1 से जो है वो स्पेन ने जीता है, और किसको हराया है इसमें, इंग्लैंड को। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस साथ में याद रखना कि T20 वर्ल्ड कप जो था इस बार का, वो जो है वो किसने जीता है, भारत ने। उसके बाद नेक्स्ट है ये न्यूज़पेपर बेस्ड जो है वो इकोनॉमिक टर्म्स है, जिन्हें हम अगर न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़े तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से जल्दी से मतलब साथ में रिवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हुआ है 9.4% फ्रॉम अ ईयर एगो एज इम्पोर्ट आउटस्पेस एक्सपोर्ट, मतलब आउटपेस। यहाँ पर ये फैक्ट हमें याद रखना है। देखो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहले 9.4% हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अब फैक्ट्स हमें नहीं जो है वो हमें नहीं याद रखते, फिगर्स हमें नहीं याद रहते, लेकिन हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेड डेफिसिट कब होता है कि जब हमारा इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हम इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट रिसिप्ट के बीच का जो गैप है, दैट इज योर फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल मतलब पैसा, और पैसे में घाटा मतलब या तो आपका जो खर्चा ज़्यादा है और आपके पास पैसा कम आ रहा है, तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। अब ट्विन डेफिसिट, इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनती है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट मतलब जब आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट चला है प्लस साथ में फिजिकल डेफिसिट चला है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना कि ट्विन डेफिसिट को जो है बजटरी डेफिसिट भी कहा गया है। आपको ये बताना है कि बजट जो है वो आर्टिकल में, मतलब हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में जो है बजट का जो है वो लिंकअप करता है। इस बार भी अगर आप देखोगे यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसलिए बेसिक टर्म है, न्यूज़ में भी है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है विक्रम मिस्री जो है वो, इनको जो है वो 35th जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। इससे पहले जो है वो मिस्री जो है वो यहाँ पर ड्यूपटी एनएसए सर्व किया है, ड्यूपटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, लेकिन अभी जो है वो इनको क्या है फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया 35th। नेक्स्ट उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट टू हियर पेटिशन अगेंस्ट द पासिंग लॉज एज मनी बिल। जो मनी बिल के फॉर्म में जो है वो ये जो आपके सुप्रीम जो लॉ जो है वो पास किए थे, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये DY चंद्रचूड़ ने कहा है, तो क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग मनी बिल को जो है वो इसमें जो है वो उस पेटिशन को स्टडी करेंगे। मतलब
सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन देखी जाएगी। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी बिल। तो मनी बिल सबसे पहले तो याद रखना आर्टिकल 110 यहाँ से लिंक करता है मनी बिल के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि मनी बिल क्या है, टाइप ऑफ लेजिस्लेशन दैट रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। पैसा निकालना है कहाँ से, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो एक सरकारी खाता है उससे पैसा आपको निकालना है। तो उस केस में आपको जो है वो कोई लेजिस्लेशन कोई कानून चाहिए, तो उसको मनी बिल कहते हैं। अब टिपिकली दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, जो भी फाइनेंसिस मैटर है उस सच एज टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेबिट, इनसे जो लिंकअप होता है दैट इज़ योर मनी बिल। अब मनी बिल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो याद रखना मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन चाहिए। इंट्रोड्यूस्ड भी सिर्फ मिनिस्टर ही कर सकते हैं, यानी कि मनी बिल क्या है, सरकारी बिल है, इसको प्राइवेट मेंबर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। प्राइवेट मेंबर्स कौन से होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो अदर देन मिनिस्टर्स होते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा फैक्ट यहाँ पर है कि मनी बिल के केस में अथॉरिटी जो है वो स्पीकर के पास जाती है। स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल जो है वो मनी बिल है, मतलब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो क्या वो मनी बिल है या नहीं है, इसकी पावर जो है स्पीकर के पास होती है, स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी होती है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाएगा तो वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास वो 14 दिन तक रहेगा। 14 दिन में राज्यसभा के पास ये डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेशन जो भी राज्यसभा देता है, अमेंडमेंट वो उसमें कर नहीं सकता, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन रहेगी राज्यसभा की, या तो लोकसभा की मर्जी है उनको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, मतलब वो बाइंडिंग नहीं होगी एक तरह से राज्यसभा की रिकमेंडेशन ऑन लोकसभा। देन इसके बाद प्रेसिडेंट असेंट के लिए बिल जाता है मनी बिल। तो मनी बिल जब प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस में सिर्फ या तो वो असेंट देता है या फिर वो विदहोल्ड करता है। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और दोबारा बिल पास हो जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट को फिर परमिशन जो है वो असेंट देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो रिकंसिडरेशन का प्रोविज़न नहीं आता है। जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट की पीरियड परमिशन से बिल इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं। तो ये थे हमारे 16 जुलाई के करंट अफेयर। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।